हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से वेलकम है अवस्थी क्लासेस में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम जनरल एंट्री पास कर रहे हैं तो हम एक्सपेंसेस की, लॉसेस की, इनकम की और प्रॉफिट की एंट्री कैसे पास करते हैं। देखने में तो ये सब कुछ एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें ह्यूज डिफरेंस होता है। पहले डिफरेंस जानेंगे और इसके बाद एंट्री पास करेंगे। एक्सपेंसेस की एंट्री, लॉस की एंट्री, प्रॉफिट की एंट्री और इनकम की एंट्री। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आज का टॉपिक हमारा जनरल एंट्री इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। नॉर्मली हम लोगों ने इसे थ्योरी पार्ट में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट पैकेज मैंने आपको थ्योरी पार्ट में दिया है कि भाई क्या मतलब होता है प्रॉफिट लॉस का। फिर से जान लेते हैं एक बार। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस की एंट्री ही हम पास कर रहे हैं, और किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन की एंट्री को प्राइमरी रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं जनरल एंट्री, या उसे हम सब्सिडरीज बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसके लिए हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। अभी एंट्री पास करनी है, और एंट्री हमें पास करनी है प्रॉफिट, लॉस, इनकम और एक्सपेंडिचर की। अभी चारों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस जानते हैं। अगर बेसिक डिफरेंस जाने तो भाई सबसे पहला तो यह है कि बिजनेस हम कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक कर रहे हैं, अपने आप को बिजनेसमैन ट्रीट करके एंट्री पास कर रहे हैं, तो एंट्री पास करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जा रहा है। और जब हम एंट्री पास कर रहे हैं तो बिजनेस की एंट्री पास कर रहे हैं, और बिजनेस को करने का मेन एम प्रॉफिट ही होता है। तो बिजनेस का एक प्राइमरी मोटिव होता है कि भाई बिजनेस क्यों कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। तो बिजनेस करते करते बिजनेस में प्रॉफिट होता है। अल्टीमेटली इस प्रॉफिट की एंट्री हम कैसे पास करते हैं जनरल एंट्री में। अगर हम लॉसेस की बात करते हैं तो लॉस बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड होता है। लॉस बिजनेस के लिए होता है रिस्क, और हर बिजनेस में लॉस का या रिस्क का मैं कहूं फैक्टर ऑलवेज रहता ही रहता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड गोज टुगेदर। प्रॉफिट और लॉस इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट फॉर द एवरी बिजनेस। तो बिजनेस के एसेंशियल पार्ट होते हैं, और मैंने आपको बताया है कि हम कभी भी बिजनेस रिस्क को बिजनेस से एलिमिनेट कर नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते, लेकिन हम बिजनेस रिस्क को बिजनेस से मिनिमाइज कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी हम थोड़ा देर में जानेंगे। इसके अलावा इनकम जो होती है ये बिजनेस के लिए होती है। नॉर्मली इनकम को हम यूज करते हैं प्रोफेशनल्स के लिए। वहां पर प्रोफेशनल जो क्वालिफाइड डिग्री लेकर बैठते हैं, उनके पास स्पेशल नॉलेज होता है, और वो जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो किसी बिजनेस को करते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं इनकम की बात करते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर हो गया, वो फीस चार्ज कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कोई लॉयर हो गया, तो वो जिस बेसिस पे इनकम जनरेट कर रहा है तो उसे हम इनकम कहते हैं। और एक्सपेंडिचर जो होता है किसी भी इनकम को, किसी भी प्रॉफिट को लेने के लिए किया जाता है, और उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। अभी एक स्पेशलिटी जान लेते हैं कि हमारे पास में प्रॉफिट और इनकम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इनकम जो होती है नॉर्मली उसे हम प्री डिटरमाइन कर सकते हैं। एक टीचर है, एक स्कूल में पढ़ा रहा है, और एट द एंड ऑफ मंथ उसे कितनी सैलरी मिलेगी ये बता सकता है। अगर वो बीच में कुछ दिन स्कूल नहीं जा पाता है, स्कूल नहीं जाने से उसकी सैलरी कट हो जाती है, तो वो ये भी बता सकता है कि मेरे इतने दिन की सैलरी कटेगी और बाद में मुझे इतना पैसा मिलेगा। तो अल्टीमेटली प्री डिटर्मिनेशन या सर्टेन पार्ट है कि उसे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक ऐसे अगर आपके बिजनेस में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है या बहुत कम प्रॉफिट हो जाता है, तो भी उसकी सैलरी फिक्स होती है, और वो उस वर्कर को, इस एम्प्लॉय को पता होती है कि मुझे इतनी सैलरी मिलेगी। तो जो पहले से डिटरमाइन किया जा सके उसे हम नॉर्मली प्रॉफिट इनकम कहते हैं। लेकिन प्रॉफिट एक ऐसा पोर्शन है जिसे हम एक्यूरेट वे में प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते कि भाई इतना ही प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, बेशक आप इस बात को बता सकते हैं, लेकिन उसका क्वांटम ऑफ अमाउंट कितना होगा इस बात को हम एक्यूरेट फिगर में नहीं बता सकते। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रॉफिट या लॉस हो सकता है बिजनेस में, कई बार प्रॉफिट और कई बार लॉस हो सकता है। और जो एक्सपेंडिचर होता है ये किसी भी इनकम को, किसी भी प्रॉफिट को गेन करने के लिए होता है, ये आपको जानना है। अभी एंट्री पास करनी है, हम चाहे एक्सपेंडिचर की एंट्री पास करें, चाहे इनकम की, चाहे लॉस की, चाहे प्रॉफिट को, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, इसे हम क्यों खर्च करते हैं, क्योंकि बिजनेस में इससे हम कुछ इनकम लेते हैं, कोई प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, इसीलिए हम एक्सपेंसेस करते हैं। एक्सपेंसेस को करने की जो एंट्रीज होती हैं उसमें टू वेज होते हैं। पहला, हम एक्सपेंसेस को कैश फॉर्म में करते हैं तो वो एक्सपेंसेस माना जाता है, और दूसरे कई सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनका हम पेमेंट कैश फॉर्म में नहीं कर सकते, फिर भी वो बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज दोनों ही टाइप के एक्सपेंडिचर के बारे में मैं आपका डिस्कशन करूंगा कि कौन से एक्सपेंसेस है जिनका पेमेंट हमें करना ही होता है, अभी कर दीजिए, बाद में कर दीजिए, लेकिन आपको उसका पेमेंट कैश में करना ही होगा, और दूसरे एक्सपेंडिचर जिनका पेमेंट हमें कैश में कभी भी नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस ट्रीट होते हैं, और बिजनेस के ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए बहुत एसेंशियल और इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हम एंट्री बुक करना सीखेंगे कि लॉस की और एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे होती है, तो सब कुछ जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या जितने भी प्रॉफिट, इनकम, लॉसेज होते हैं, अल्टीमेटली इन्हें हम कवर करते हैं। ये जो होते हैं ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, और नॉमिनल अकाउंट के बारे में मैंने आपसे काफ़ी डिस्कशन कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियो में कि भाई नॉमिनल
नॉमिनल अकाउंट होता क्या है? नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जो सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है, इसे हम हिंदी में नाम मात्र का अकाउंट भी कहते हैं, जो सिर्फ नाम मात्र के लिए है और अल्टीमेटली इसे हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के नाम से जानते हैं और उसका पेमेंट हम कैश के फॉर्म में करते हैं। मैंने आपको बताया कुछ सर्टेन एक्सपेंडिचर है जिनका पेमेंट कैश के फॉर्म में नहीं भी होता है। जैसे अगर हम सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं, हम वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं, हम बिल्डिंग का रेंट पेमेंट कर रहे हैं, हम मोबाइल फोन का रिचार्ज करा रहे हैं, हम टाटा स्काई डीटीएच का रिचार्ज करा रहे हैं, तो अल्टीमेटली सारे एक्सपेंडिचर हैं और ये सारे एक्सपेंडिचर हैं, अल्टीमेटली आपको इनका पेमेंट कैश में करना होता है। तो आपने सुटेबल बनाने के लिए, अपनी पेमेंट को कन्वीनियंट या सुटेबल उसे टाइटल प्रोवाइड करने के लिए आपने वहां पे नॉमिनल मतलब उसका नाम रख दिया है। जैसे अगर आप किसी इंप्लॉय को सैलरी देंगे तो शायद वहां पे सैलरी वर्ड बोलना बहुत अच्छा होगा कंपेयर टू कि आप उसे वेजेस बोले, कमीशन बोले, क्योंकि वो आपका रेगुलर इंप्लॉय है और उसके लिए सैलरी वर्ड यूज करना बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। ठीक वैसे अगर आप किसी वर्कर से वर्क करा रहे हैं तो वहां पे सैलरी वर्ड नहीं, वहां पे वेजेस वर्ड अच्छा लगता है। अगर हम किसी से पैसा लेते हैं और उसके बदले में हम उसे इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट के पोर्शन में हम उसे कैश का पेमेंट करते हैं और उसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जिन्हें हम एक टाइटल प्रोवाइड करते हैं, अल्टीमेटली हम जो पेमेंट होती है वो कैश के फॉर्म में करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट है और जल्दी से मैं नॉमिनल अकाउंट का रूल आप लोगों के लिए लिख देता हूं यहां पर। डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस हो सकता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि क्रेडिट द इनकम एंड प्रॉफिट हो सकता है। बिजनेस में अगर हमारे पास हो जाएगा लॉस, इनकम और प्रॉफिट, अगर बिजनेस में हो जाएगा लॉस या एक्सपेंसेस तो उसे हमें डेबिट करना है। वहीं अगर बिजनेस में इनकम हो रही है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो उसे हमें करना होगा क्रेडिट। ये हमारे नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है, इसे आपको लर्न करना ही होगा। मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसे और ज़्यादा एलैबोरेट करके बताया है, यहाँ पर ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि हमें आगे भी चलना है। तो जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंडिचर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। फटाफट देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज पास करनी है। मैंने आपको बता दिया ऑल एक्सपेंसेस। अभी ऑल एक्सपेंसेस जिनका हम पेमेंट कैश में करते हैं, पेड इन कैश जो होते हैं जिन्हें हम कैश में पेमेंट करते हैं, उसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि जितने भी एक्सपेंसेस जिनका हम पेमेंट कैश में कर रहे हैं उस केस में क्या एक्टिविटी होगी। फिर चाहे आप वेजेस का पेमेंट करें, चाहे आप सैलरी का पेमेंट करें, चाहे आप वहाँ पे कमीशन का पेमेंट करें, ब्रोकेज का पेमेंट करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करें, बिल्डिंग रेंट का पेमेंट करें, कैरियजेस का पेमेंट करें जिसे हम भाड़ा कहते हैं, या आप वहाँ पे फ्रेट का पेमेंट करें, वहाँ पर आप बिल्डिंग रेंट का पेमेंट करें। अल्टीमेटली अगर एक्सपेंसेस हुआ है और एक्सपेंसेस का पेमेंट आप कर रहे हैं कैश में पेड, और ऐसे केस में कैश में पे होने पर एक्सपेंसेस आपके बिजनेस के लिए है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस। एक्सपेंसेस और लॉसेस को आपको कर देना है डेबिट। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि अगर सैलरी का खर्चा हुआ तो आपको सैलरी अकाउंट डेबिट कर देना है। इसके अलावा अगर आपने रेंट का पेमेंट किया तो आपको रेंट अकाउंट डेबिट कर देना है, क्योंकि रूल ही कहता है नॉमिनल अकाउंट का कि जो भी बिजनेस के एक्सपेंडिचर हैं उन्हें हमें कर देना है डेबिट। अब अल्टीमेटली आपने एक इजी पॉइंट है कि भाई एक्सपेंसेस को डेबिट करना ही तो हमारे लिए इजी टर्म है, लेकिन अब मैं यहां से आपसे बात करूंगा कि आपने सैलरी का पेमेंट, रेंट का पेमेंट, बिल्डिंग का पेमेंट किया तो, लेकिन आपने एक्चुअल में क्या पेमेंट किया? तो इसका आंसर है कि हमने यहां पर जो पेमेंट किया है वो किया है कैश का पेमेंट। हमारे बिजनेस से कैश बिजनेस के बाहर गया जब हमने सैलरी का, रेंट का, बिल्डिंग रेंट का, वेजेस का, तमाम जो मैंने आपको बताया है एक्सपेंडिचर, उसका पेमेंट किया। तो अल्टीमेटली हमारे पास से जब हमने बिल्डिंग का रेंट पेमेंट किया या हमने सैलरी का पेमेंट किया तो हुआ ये कि हमारे बिजनेस से कैश बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है और कैश पेमेंट होता है। और मैंने कैश को कर दिया है कैश को मैंने कर दिया है क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जैसे ही हम कैश में पेमेंट करते हैं किसी भी एक्सपेंडिचर का तो कैश बाहर जाती है, कैश रियल अकाउंट है, एंड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हाट गोज आउट तो कैश गोज आउट, तो हमारे पास एंट्री बन सकती है। अगर इस एंट्री को हम अलग अलग बनाते हैं तो हम एंट्री पास कर सकते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसी एंट्री हम पास कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं एक्सपेंडिचर जो नॉमिनल अकाउंट के होते हैं, नॉमिनल मतलब एक्सपेंडिचर जो होते हैं इनके बारे में, कि हमें एक्सपेंडिचर का पेमेंट करने के लिए किसी के नाम की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि सैलरी पेड, अभी चलिए सैलरी पेड लिखा हुआ है और अंडरस्टूड है कि अगर हम किसी को सैलरी पे करेंगे तो हमारे पास में अब एंट्री आपसे बनने लगी है सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश हो जाएगा, क्योंकि डेबिट द एक्सपेंडिचर और लॉसेज एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है जबकि कैश हमारा रियल अकाउंट है। और दोनों ही अकाउंट के अगर आप रूल पढ़ते हैं तो नॉमिनल अकाउंट का रूल तो आपके लिए लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर और लॉसेज है तो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सैलरी लॉस नहीं, क्योंकि आपने जिस वर्कर से काम कराया उससे आपने अपने बेनिफिट के लिए काम कराया तो आपके लिए ये एक्सपेंडिचर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि लॉस क्या होता है। इसके अलावा सैलरी का पेमेंट आपने कैश में किया तो कैश हमारा रियल अकाउंट है
तो यहाँ पर नॉमिनल और रियल अकाउंट के रूल लग जाएंगे। डेबिट द एक्सपेंडिचर और लॉसेज एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश गोज आउट। तो आपने यहाँ पे एंट्री पास कर ली है। मैंने आपसे कहा सैलरी हो सकता है, वहाँ पे कमीशन हो सकता है, रेंट हो सकता है, फ्रेट हो सकता है, कैरियज हो सकता है, तो कोई भी एक्सपेंडिचर हो सकता है और उसे हमें डेबिट करना है अगर वो बिजनेस के लिए हुए हैं तो। इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि वो एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए होंगे। नॉन बिजनेस एक्सपेंडिचर को हम ऑलवेज अपने प्रोप्राइटर के पर्सनल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। और अगर वहाँ पे लिखा होता कि हमने अपने घर के किसी प्यून की सैलरी पेमेंट की या घर के किसी पर्सनल एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया है तो वहाँ पर हम एक्सपेंडिचर को डेबिट नहीं करेंगे, वहाँ पर हम डेबिट करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑलवेज जो होते हैं रिकॉर्ड वो होते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट में। तो अगर यहाँ पे सैलरी बिजनेस के एम्प्लॉय की पेमेंट हो रही है तो हम यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेफिनेटली लिखेंगे। लेकिन अगर ये सैलरी घर के किसी एम्प्लॉय की पेमेंट हो रही है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए कोई वर्कर हमारा काम कर रहा है और उसके लिए हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं बिजनेस के पैसे से, तो वहां पर हम इंस्टेड ऑफ सैलरी वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे ड्रॉइंग्स। और हमें ड्रॉइंग्स के लिए हमें इसको देखना होगा कि हम ड्रॉइंग्स की एंट्री को पास करेंगे। मैं आपसे यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास लिखा है सैलरी पेड तो आपको सैलरी डेबिट करना है। अगर हमारे पास लिखा है सैलरी पेड टू राम, अभी सैलरी पेड टू राम लिखा है और रुपीज़ भी चलिए मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ लिखा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पेमेंट तो कैश में ही करनी है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझना है, क्योंकि कई बार हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहाँ पर दिमाग लगाने लगते हैं कि अच्छा सैलरी पेमेंट हुई है राम को तो राम हमारा रिसीवर हो जाएगा और हमारे बिजनेस से कैश जाएगी, तो हम यहाँ पर पर्सनल और रियल अकाउंट को रूल एप्लीकेबल करने लगते हैं। लेकिन ये हमारे लिए टोटली गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने आपसे कहा कि हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो हमें किसी के नाम से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें राम के नाम से मतलब नहीं है, क्योंकि आप सैलरी का मतलब हो गया बिजनेस के एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं। और जब हम बिजनेस के एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे तो वहां पर हमें एक्सपेंसेस को ही डेबिट करना होगा एज पर नॉमिनल अकाउंट, और वो एक्सपेंसेस आपको दिख रहा है कि आपने पेमेंट की है सैलरी की। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी कैश नहीं लिखा है, लेकिन अंडरस्टूड है कि आपने 10,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है तो वो आपने कैश में ही किया होगा। तो आपने एक अकाउंट ढूंढ लिया है कैश और एक अकाउंट आपने ढूंढ लिया है सैलरी। और अल्टीमेटली आप चाहे राम को पेमेंट करें सैलरी या सिर्फ लिखा हो सैलरी पेड, या शाम को लिखा हो या मोहन को लिखा हो, कई बार ऐसा भी लिखा हो सकता है कि सैलरी पेड टू राम, श्याम, मोहन, तो आपको तीनों का टोटल कर लेना है और जो भी सैलरी आएगी उसको एक ही बार लिखना है और आप एंट्री पास करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अल्टीमेटली टोटल सैलरी या किसी इंडिविजुअल की सैलरी, किसी का नाम दिया हो ना दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें कभी भी नॉमिनल अकाउंट में किसी के नाम को यूज नहीं करना है, चाहे वो सैलरी हो चाहे वो कमीशन हो, किसी भी एक्सपेंडिचर को आप पेमेंट कर रहे हैं, आप अपने लैंडलॉर्ड को रेंट का पेमेंट कर रहे हैं और लैंडलॉर्ड का नाम श्याम है, तो आप हो सकता है कि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड श्याम ₹50,000, तो आपको लैंडलॉर्ड के नाम से मतलब नहीं है, आपको वहां पे बिल्डिंग रेंट के नाम से मतलब है। और हम एंट्री में एक्सपेंडिचर को डेबिट करेंगे, वहां पर हम बिल्डिंग रेंट को डेबिट करेंगे और अल्टीमेटली पेमेंट हमारी कैश में होगी। तो एक इंपॉर्टेंट हम आपने जान लिया कि जो भी एक्सपेंडिचर होंगे उसे हमें डेबिट करना है और डेबिट करने के बाद में हम सारे ही एक्सपेंडिचर का जो पेमेंट कैश में होता है मैंने आपको बताया था, और सारे ही कैश के एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनका पेमेंट हम करेंगे कैश के फॉर्म में, एक्सपेंडिचर को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टर्म आपने समझ लिया। अब दूसरे इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ चलते हैं। बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो नॉन कैश होते हैं, अभी मैंने आपसे बताया कि कैश में होते हैं, बहुत सारे होते हैं नॉन कैश में। नॉन कैश एक्सपेंडिचर का मतलब पहले जान लेते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका पेमेंट बिजनेस से कभी भी कैश के फॉर्म में नहीं होता, जैसे सैलरी का पेमेंट कैश के फॉर्म में हुआ, एडवर्टीजमेंट का पेमेंट कैश के फॉर्म में हुआ, कैरियजेस का पेमेंट कैश के फॉर्म में हुआ, रेंट का पेमेंट कैश के फॉर्म में हुआ, किसी से हमने लोन लिया था उसका पेमेंट हमने कैश के फॉर्म में किया। बहुत सारे एक्सपेंडिचर कैश के फॉर्म में होते हैं। लेकिन वही मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो नॉन कैश होते हैं, मतलब उनका पेमेंट हम कैश में कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन ऐसे एक्सपेंडिचर बिजनेस के ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, जो हमारे बिजनेस का रियल फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएं, सही सही अकाउंट्स बनाएं और उसमें हमारे रुपए का हर पैसे का हिसाब किताब हो, पैसे का हिसाब किताब हो, इसके लिए बिजनेस के ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए नॉन कैश एक्सपेंडिचर को भी बिजनेस का पार्ट बनाना पड़ता है, भले हमने उनका पेमेंट कैश के फॉर्म नहीं किया। कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं वो जान लेते हैं। जैसे एक एक्सपेंडिचर होता है हमारे पास में डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन का मतलब जानेंगे। इसके अलावा एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने इंटरेस्ट को शॉर्टकट में लिखा है, आप समझ जाइएगा। इसके अलावा एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख सकते हैं। ये सब हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर हैं जो आपको भी इनिशियल लेवल पे इतने समझने हैं, फिर जैसे जैसे हम जनरल एंट्रीज के बारे में डिस्कशन करते जाएंगे तो हम और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे जो होते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर के फॉर्म में है और हमें उनकी पेमेंट कैश के फॉर्म में नहीं करनी होती, लेकिन एक्सपेंडिचर बुक करना होता है। डिप्रिशिएशन का सिंपल मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इसकी डेफिनेशन तो लिख सकता हूँ, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ
फिक्स्ड एसेट्स, अभी मैंने आपको फिक्स्ड एसेट्स का मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया है कि द एसेट्स विच एग्जिस्ट इन अवर बिजनेस फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, एक से ज़्यादा साल तक बिजनेस में एग्जिस्ट करेगी। बिजनेस के काउंटर, बिजनेस का फर्नीचर, बिजनेस की बिल्डिंग, बिजनेस में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज बिजनेस में एक से ज़्यादा साल तक रहते हैं। तो एसेट्स जो बिजनेस में एक से ज़्यादा साल एग्जिस्ट करती है उसे बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। एक बिजनेस में फैन लगा हुआ है, लगातार वो फैन चलता है और लगातार चलने से उस फैन की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब कि उस फैन में आ जाती है घिसावट और उस घिसावट की वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे में जो घिसावट हो गई, एज्यूम करते हैं कि फ़ैन हमने 1000 रुपीज़ का खरीदा था और एक साल चलने के बाद में 100 रुपीज़ की कीमत में उसकी आ जाती है डिक्रीज़ और अब हमारे पास फ़ैन बचता है 900 रुपीज़ का। तो हमें अपने बैलेंस शीट में, हमें अपने फाइनेंशियल अकाउंट में नेक्स्ट, इस साल तो हमने 1000 का खरीदा था तो हमने 1000 लिखा था, लेकिन नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में हमें अपने फ़ैन की वैल्यू दिखानी होगी 900 रुपीज़ और हमें इसकी वजह बतानी होगी कि यहाँ पर एक एक्सपेंडिचर हुआ है और उस एक्सपेंडिचर का नाम है डिप्रिशिएशन, जो कि एसेट्स में लगातार यूज़ करने से उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है। लेकिन अल्टीमेटली मैंने आपसे कहा कि फ़ैन की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है तो आपने इसका पेमेंट किसी को नहीं किया, आपने फ़ैन को नहीं बोला कि भाई अपना 100 रुपीज़ दे लो। ऐसे केस में यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंडिचर है और अल्टीमेटली जो हमारे एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहा है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर और ऐसे हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन को बुक करना होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ कि डिप्रिशिएशन लग गया हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स में, तो इसकी हम एंट्री क्या पास करेंगे जब हम कैश में पेमेंट नहीं करेंगे, तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे डिप्रिशिएशन, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया डिप्रिशिएशन हमारे लिए एक नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है, ये हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट बिजनेस के सारे ही एक्सपेंडिचर को हमें करना होता है डेबिट। तो सबसे पहली बात तो हो गई कि हमें डिप्रिशिएशन को हमें करना होगा डेबिट और हमने डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट कर लिया। अभी डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट आपने कर लिया, मैं अगर इस केस का एग्जांपल लेता हूं कि 100 रुपीज़, और अब आपको सोचना है कि डिप्रिशिएशन लगने से, मैंने आपको एसेट्स को परचेज और सेल्स की एंट्री बताई कि जब हम एसेट्स को परचेज करते हैं, बिजनेस में एसेट्स आती है या मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि बिजनेस में जब एसेट्स बढ़ती है तो हम एसेट्स को डेबिट करना होता है, डेबिट करने से एसेट्स बढ़ती है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब एसेट्स की वैल्यू बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है, कम हो रही है। तो जब एसेट्स की वैल्यू कम होगी ड्यू टू डिप्रिशिएशन, तो आपको उसी एसेट्स को कर देना होगा क्रेडिट और आप एंट्री पास करेंगे यहाँ पे टू फिक्स्ड एसेट्स, और ये फिक्स्ड एसेट्स आपने लिख दिया है। और इसकी वजह यह है कि एज पर मॉडर्न अप्रोच हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने पर उसे हम क्रेडिट करते हैं, जबकि एक्सपेंडिचर होने पर उसे हम डेबिट करते हैं। तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसे हमने क्रेडिट किया है, जबकि एक्सपेंडिचर हुआ है उसे हम डेबिट करेंगे। और ये हमारे बिजनेस के लिए नॉन कैश एक्सपेंडिचर होने के बाद भी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है और हमारे अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट रोल, स्पेसिफिक रोल वहाँ पर प्ले करता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में फटाफट जान लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट ये है कि जब बिजनेसमैन ने बिजनेस को कुछ पैसे दिए थे जिससे कि बिजनेस से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हमने पढ़ा था अपने पहले वीडियो में कि ये हमारा बिजनेस है और इसने इस बिजनेस को, बिजनेसमैन है ये, इसने बिजनेस को दिया था जो उसे हम कहते थे कैपिटल, और इससे बिजनेस रन होता था। कैपिटल कैश के फॉर्म में हो सकती है, बिल्डिंग के फॉर्म में हो सकती है, ये मार्कर, ये वॉच, आप याद करिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, हर वो फॉर्म जो बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी है, हर वो चीज़, हर वो थिंग जो बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी है और वो ओनर्स फंड से, बिजनेस के खुद के पैसे से होती है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। अभी कैपिटल के केस में हुआ ये है, इसको दूसरे डायमेंशन से समझें तो बिजनेस के पास खुद का तो कुछ नहीं था, उसने तो ओनर से कैपिटल ली थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि बिजनेस ने बिजनेसमैन से बिजनेस को करने के लिए कैपिटल ली थी, मतलब पैसा उधार लिया था, और जहाँ पर भी लोन या उधार का कंसेप्ट आता है वहाँ पर इंटरेस्ट का कंसेप्ट जरूर आता है, क्योंकि हम अल्टीमेटली उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। तो बिजनेस से अब एक पेमेंट होगी जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि बिजनेस से पेमेंट हो रही है बिजनेसमैन को, तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम बिजनेस का एक्सपेंसेस मानते हैं, और एक्सपेंसेस है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस की कैटेगरी में लिखा है क्योंकि इसका पेमेंट हम अल्टीमेटली कैश के फॉर्म में नहीं करते। तो क्या होगा, अल्टीमेटली हम बिजनेसमैन को इंटरेस्ट का पेमेंट कैश के फॉर्म में नहीं करेंगे। अगर हम मानते हैं कि बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल बिजनेस में लगाई थी और एट द एंड ऑफ ईयर 10% के हिसाब से हम देखते हैं, तो प्लस हम कर सकते हैं 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट। तो हमें बिजनेसमैन की अल्टीमेटली कैपिटल को आप बढ़ा देना है, 1,10,000 कर दे रहा है। एक ग्लास वाटर में आपको और पानी मिला देना है ताकि आपका पानी बढ़ जाए, आपका वो पानी बढ़ गया ड्यू टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपने ऐड कर दिया तो आपकी कैपिटल और इंक्रीज हो गई है, और अल्टीमेटली हमने अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर लिया बल्कि कैश पे पेमेंट नहीं किया है। और बिजनेस का एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया क्योंकि बिजनेस से और बिजनेसमैन को पेमेंट हो रहा है, और हम जो भी एंट्रीज पास करते हैं वो हम बिजनेस की एंट्री पास करते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिखेगा कि एक्सपेंसेस, और मैंने आपको बता दिया एक्सपेंसेस है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि एक्सपेंसेस को हमें डेबिट करना है, तो हम एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
और मैंने आपसे अल्टीमेटली कहा कि उसको करने से हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है। याद करिए उस एंट्री को या जाकर देखिए प्रीवियस वीडियो को। जब बिजनेस में कैपिटल लगती है तो कैपिटल क्रेडिट होती है और इंटरेस्ट का पोर्शन मिलने से कैपिटल जब बढ़ेगी तो अल्टीमेटली हमें कैपिटल को करना होगा क्रेडिट और हम एंट्री पास कर सकते हैं टू कैपिटल। और अगर एंट्री आप गौर से देखेंगे, और मैं आपको प्रीवियस एंट्री में भी बताना भूल गया कि हमने डिप्रिशिएशन की एंट्री पास की थी, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, और यहाँ पर मैंने एंट्री पास की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और इसमें कैश नहीं दिख रही है आपको, लेकिन बिजनेस का एक्सपेंडिचर है और इसे हम कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर, जो जरूरी है बिजनेस के लिए, बिजनेस के ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। और एक्सपेंसेस की एंट्री भी हम बुक करते हैं और सारे पॉइंट को हम सेटिस्फाई करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास एक और हम बात करते हैं कि ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, तो इस कंसेप्ट को समझते हैं। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए और सिर्फ ड्राइंग को समझिए। ड्राइंग का मतलब होता है कि जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालता है। अभी मैंने आपसे कहा कि ये बिजनेस और ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस है, इसने इसको कैपिटल दी थी और इस कैपिटल के बिहाफ में बिजनेस से बिजनेसमैन को इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ था, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर था। लेकिन अभी मैं कहता हूं कि ड्राइंग्स मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए या तो गुड्स निकाला था या तो कैश निकाला था। गुड्स निकालता था तो वहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते थे। एक सेपरेट वीडियो परचेज अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते हैं मैंने बनाया, आपने देख लिया है। अभी पर्सनल यूज़ है और पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेसमैन ने बिजनेस से निकाला है पैसा, जिसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। मैंने कहा पर्सनल यूज इज इक्वल टू ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स है बिजनेसमैन ने निकाला है। जब बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल देता था तो बिजनेस से उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट होता था। अभी ठीक ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाला है तो इसके बिहाफ में उसे जो बिजनेस है उसे देना होगा इसका इंटरेस्ट, और इसी इंटरेस्ट को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एक बात फोकस करिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस से बिजनेस को मिल रहा है बिजनेसमैन से, और बिजनेस को मिल रहा है मतलब बिजनेस की हो रही है यहाँ पर इनकम। और ऐसे में इनकम के लिए हमारे पास जो रूल है नॉमिनल अकाउंट में वो ये है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को तो हमें डेबिट करना है, लेकिन इनकम या प्रॉफिट को हमें क्रेडिट करना है। तो हम इनकम या प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में हमने इंटरेस्ट था, नॉमिनल अकाउंट था, और नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता है कि क्रेडिट द इनकम एंड प्रॉफिट, तो हमने क्रेडिट कर दिया। और मैंने आपसे कहा कि नॉन कैश कैटेगरी में इसलिए आता है कि अल्टीमेटली जो ड्राइंग्स मैंने की थी 1000 रुपीज़ की, अब इसमें मैंने प्लस कर दिया 100 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट था, तो अल्टीमेटली मैंने अपने ड्राइंग में ही प्लस कर दिया, मैंने कैश में पेमेंट नहीं किया है। और अब मैं कहूँगा कि मेरी ड्राइंग बढ़ के हो गई है 1100 रुपीज़, तो आपको कर देना है ड्राइंग्स। जब आप बिजनेस से ड्राइंग करते हैं तो आप उसे डेबिट करते हैं, और जब बिजनेस से आप ड्राइंग के इंटरेस्ट का पोर्शन लेंगे तो भी आपको ड्राइंग को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी आपकी ड्राइंग बढ़ रही है और ड्राइंग बढ़ने पर उसे हम डेबिट करते हैं। तो हमने 100 रुपीज़ जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पोर्शन है उससे भी अपनी ड्राइंग को बढ़ा ली है, और हमारी टोटल ड्राइंग इस केस में हो गई है अभी 1100 रुपीज़। क्योंकि आपने 1000 ड्राइंग की एंट्री तो पहले पास की रही होगी, वहाँ पर ड्राइंग से अकाउंट डेबिट किया रहा होगा, हमने फिर से 100 रुपीज़ से ड्राइंग से अकाउंट डेबिट किया है, तो अब हमारा ड्राइंग्स जो है वो बढ़ के 1100 रुपीज़ हो गया है। ये है नॉन कैश एक्सपेंसेस की एंट्री जो हमें करनी ज़रूरी होती है। मैंने आपको बता दिया बिजनेस के ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भाई बिजनेस में हमारे पास इनकम होता है, इनकम हो गया या हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे ये भी देख लेते हैं। अभी बिजनेस में हो गया मान लेते हैं इनकम, और मैंने आपसे कहा कि इनकम जस्ट हमारे एक्सपेंडिचर के उल्टे होते हैं। हम सैलरी का पेमेंट कर रहे थे, हम रेंट का पेमेंट कर रहे थे, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे थे, कमीशन का पेमेंट कर रहे थे, और ये चीज़ें जब हम पेमेंट न करें हमें मिलने लगे तो वो हमारे लिए होती हैं हमारी इनकम। अभी एक बिजनेसमैन और वो क्या कर रहा है कि उसने बहुत सारी बिल्डिंग बनवाई है और वो रेंट पे देता है, और रेंट ही उसकी इनकम है, मतलब वो यही बिजनेस ही करता है कि अपने उसने बिल्डिंग बनवा रखी है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के हर माले को, हर फ्लोर को वो रेंट पर देता है, और उसकी इनकम है वो बिजनेस के लिए। तो इनकम मतलब रेंट के फॉर्म में उसे रेंट रिसीव्ड होता है और वो उसकी इनकम है। और ऐसे केस में हमें क्या होगा ये समझना है कि इनकम जो है बिजनेस के लिए, हमने नॉमिनल अकाउंट में देख लिया कि इनकम को हमें करना होता है क्रेडिट, और ये इनकम जो है बिजनेसमैन को मिल रही है कैश के फॉर्म में, क्योंकि जब मुझे रेंट मिलेगा तो कोई मुझे कैश दे जाएगा रेंट के फॉर्म में, और रेंट मिलेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि जस्ट अपोजिट है। हमने रेंट पेड की एंट्री पास की थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अगर रेंट रिसीव्ड हो रहा है, सैलरी रिसीव्ड हो रही है, तो आपको एंट्री को रिसिप्रोकल कर देना है, क्योंकि आपको अब रेंट मिलेगा तो आपके लिए इनकम है, और रेंट के फॉर्म में आपको कैश मिलेगा। कैश रियल अकाउंट है, एंड व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो आपको एंट्री पास करनी है कैश अकाउंट डेबिट, और रेंट है आपको मिला है, तो रेंट को मैंने कहा कि एक नॉमिनल अकाउंट है, हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर को टाइटल प्रोवाइड करता है, और रेंट हमें मिला है, तो यहाँ पर रियल और नॉमिनल अकाउंट के रूल आप लगाएंगे और सेटिस्फाई करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश कम्स
कम्स इन, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द एनी इनकम एंड प्रॉफिट। तो इनकम हमारे पास हुई है रेंट के फॉर्म में और उसे हमने किया है क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट द इनकम एंड प्रॉफिट, क्रेडिट करना है इनकम और प्रॉफिट को, तो हमने किया है। अब ठीक मैं आपसे कहूँ कि रेंट ले लीजिए, कमीशन ले लीजिए, सैलरी ले लीजिए, वेजेस लीजिए, जो आपको मिला है उसको यहाँ पे लिख देना है और आपको कैश में पेमेंट करना है, कैश में रिसीव करना है। अभी ये तो हो गई कि हमने रिसीव किया। अगर यही चीज़ मैं बैंक से रिसीव करता हूँ या मैं बैंक से पेमेंट करता हूँ, तो आपको यहाँ पर मैंने आपको ठीक इसके प्रीवियस वीडियो में बताया है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश और बैंक। बैंक में अगर एंट्री पास होती है, अगर हमें रेंट मिलता है कैश में तो हम एंट्री पास करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। अगर हम रेंट का पेमेंट कैश में करते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू हम कैश करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास हमने रेंट का पेमेंट चेक से किया है या बैंक लिखा हुआ है, बैंक के थ्रू किया है, तो फिर हम कैश वर्ड ना लिख के वहाँ पर बैंक वर्ड लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक ऐसे ही अगर हमें चेक मिला है, बहुत सारे हमारे जो टेनेंट होते हैं, किराएदार होते हैं, वो हमें चेक दे देते हैं, और ऐसे केस में हमें जब चेक मिलता है तो हमें लिखना है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रेंट, क्योंकि रेंट आपको मिला है, आपकी इनकम है। मैंने आपको रेंट के एग्जांपल के लिए लिया है, वो किसी भी फॉर्म का इनकम हो सकता है, जिस फॉर्म की भी इनकम होगी, जो भी नाम होगा, आपको इनकम को क्रेडिट करना है। तो अब मैंने रेंट का टाइटल लिया ताकि आपको समझ आए, मैं यहाँ पे इनकम भी लिख सकता था। और आपको चेक मिला है, अल्टीमेटली इस चेक को आप क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर सेम डे डिपॉजिट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास ये चेक हमारा बैंक में चला जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड हो जाएगा, क्योंकि जो चेक हमारे पास है उसी चेक को हम बैंक भेज देंगे, चेक इन हैंड। अब यहाँ पे एक बात समझिए, बैंक को मैंने डेबिट किया क्योंकि बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और जब चेक दूंगा तो बैंक में जाएगा, तो बैंक रिसीवर हो जाएगा, और मेरा चेक जो मेरे पास आया था वो बिजनेस से गोज आउट हो जाएगा। चेक जो कि रियल अकाउंट है, मैं इसे देख सकता हूं, टच कर सकता हूं, फील कर सकता हूं, और अब वो चेक जा रहा है बैंक में, मतलब बिजनेस से जा रहा है, मतलब व्हाट गोज आउट, चेक गोज आउट। तो यहां पर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगाकर आपने एंट्री पास कर ली है। अब मैं आपसे कहता हूं अगर ये एंट्री अलग अलग डेट को हुई है, क्योंकि जो चेक आपको मिला है उसकी वैलिडिटी 90 डेज तक है, आप 90 डेज के अंदर उस चेक को डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन आपने चेक को आज ही डिपॉजिट कर दिया है। अगर आपने चेक को सेम डे डिपॉजिट कर दिया है तो मैंने आपसे कहा था चेक इन हैंड और चेक इन हैंड को कैंसिल कर दीजिए, और एक अल्टीमेटली एंट्री आपको दिखेगी, एक एंट्री आपको बनानी है इन दोनों एंट्री की जगह पर। अगर आपने उस चेक को सेम डे में डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, और वो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, आपको एंट्री दिख रही है। लेकिन अगर आप चेक आज रिसीव करते हैं और उसको आज छोड़ के बाकी किसी भी दिन विद इन 90 डेज डिपॉजिट करते हैं, तो फिर आपको जिस डेट को आपको चेक मिला वो एंट्री, ये वाली एंट्री, और जिस डेट को आप चेक में डिपॉजिट करेंगे ये वाली एंट्री पास करेंगे। फिर आप एंट्री को क्लब टुगेदर नहीं करेंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि ऐसी एंट्री पास करनी है। बिजनेस में हमें कई बार हो जाता है प्रॉफिट, बिजनेस में कई बार हमें जो जितने में गुड्स होता है उससे ज़्यादा या उससे कम में बिक जाता है, तो प्रॉफिट की क्या एंट्री हो सकती है, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। और एंट्री बन सकती है कि भाई हमारे पास, चलिए मान लेते हैं कि एक मशीनरी है, और मशीनरी जो मुझे पड़ी थी वो मशीनरी 10,000 रुपीज़ की मुझे पड़ी थी, लेकिन इस मशीनरी को मैंने 12,000 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो अल्टीमेटली मुझे 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब मैंने आपसे ये बताया है कि मशीनरी मतलब बिजनेस की फिक्स एसेट्स, और बिजनेस की फिक्स एसेट्स को हम अगर परचेस करते हैं या सेल्स करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर एसेट्स के नाम से एसेट्स को सेल या परचेस करना होता है। अभी बिजनेस से मशीनरी को सेल्स कर रहे हैं, मतलब बिजनेस से मशीनरी जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट है, क्योंकि मशीनरी हमारा रियल अकाउंट है, तो हमें टू मशीनरी करना होगा। और मशीनरी को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि मशीनरी हमारे बिजनेस का रियल अकाउंट है, व्हाट गोज आउट, मशीनरी गोज आउट। लेकिन इसके बदले में मैंने आपसे कहा कि मशीनरी जब जा रही है और मशीनरी की कीमत तो 10,000 रुपीज़ है, तो मैं 10,000 रुपीज़ लिखूंगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि मशीनरी को बेचने से मुझे 12,000 रुपीज़ कैश मिले, क्योंकि मैंने इसको इतने में सेल किया है 12,000 रुपीज़ में, तो 12,000 रुपीज़ मिले, मतलब मुझे कैश मिली 12,000 रुपीज़, और कैश मिला है, रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, और वो मुझे मिला है 12,000 रुपीज़। तो अल्टीमेटली मुझे 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट मतलब नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होता है, तो उसे हम करते हैं क्रेडिट। तो आपको कर देना है टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और ये आपको लिख देना है 10,000 रुपीज़, आपको 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो 2,000, आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आप इनिशियल लेवल पे हैं तो आप इसे समझिए कि प्रॉफिट हुआ है मशीनरी को सेल करने में, और वो है 2,000 रुपीज़। और आप देखेंगे डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट आपने लिखा है 12,000 से, जब से क्रेडिट का टोटल है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी 2,000 रुपीज़ हो रहा है। तो ये है जब हम किसी भी एसेट्स को बेचते हैं तो उससे हमें प्रॉफिट हो जाता है, उसे हम करते हैं क्रेडिट। और यहाँ पर आपने देख लिया कि एक्सपेंडिचर होता है, लॉस होता है, वो कई बार कैश में पेमेंट होता है, कई बार कैश में पेमेंट नहीं होता है। तो ऐसे हम एंट्री पास करेंगे जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट, लॉस, इनकम और एक्सपेंडिचर को। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, डाउट पूछना है। मुझसे एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है, और स्टूडेंट ने पूछा कि अगर हम सैलरी का पेमेंट करते हैं तो सैलरी का पेमेंट अगर हमने शाम को किया है, तो मैंने आपको बता दिया कि किसी के नाम से मतलब नहीं है, सैलरी का पेमेंट हुआ है तो सैलरी बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, आप उसे डेबिट कर दीजिए। और आपने सैलरी का पेमेंट कैश में किया है तो टू कैश लिख दीजिए। अगर आपने सैलरी का पेमेंट चेक से किया है या बैंक से किया है तो टू बैंक कर दीजिए। तो हमारे पास एंट्री बन जाएगी सैलरी
अकाउंट डेबिट टू कैश, या अगर बैंक से पेमेंट हुआ है तो एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये एंट्री आपको बनानी है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मैं और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए ऐसे ही लाते रहूंगा। वीडियो देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक सब्सक्राइब शेयर आप करते हैं और फिर करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो का बहुत एक्साइटमेंट से वेट करिए। मैं आपके लिए बहुत जल्दी नए वीडियोस लेकर फिर से आता हूं। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए और मजे करिए। बाय बाय।